Sanjay Sharma, your chemistry teacher, and today's topic is factors affecting rate of reaction. Okay. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो रेट ऑफ रिएक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डीआरई, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेशन है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्विक। ओके, दिस सेशन इज factors affecting rate of a reaction. Rate of a reaction. Okay, this is the topic. अच्छा बेटा, सबसे पहले चलते हैं। मैंने कहा दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्विक क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्टर्स ऐसे नहीं है। अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी 5 फैक्टर्स। ठीक है, 5 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि रिएक्टेंट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, कि रिएक्शन आपकी फास्ट हो। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए और कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें जैसे सपोज एक एग्जांपल देके डायमंड और ग्रेफाइट है, इनमें से कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा जो फैक्टर है नेचर के बाद में, दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन जल्दी होगी या देर में होगी, या रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं। सीबीएसई में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आप जिसमें कोई क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैन कम इन योर सीबीएसई एग्जाम। ओके, आते हैं सबसे पहला फैक्टर। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा सिंपली देखिए कि अगर ये तो आप सिंपल खुद भी बता सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी का फिजिकल स्टेट है गैस, ठीक है, किसी का लिक्विड और एक का मैंने मान लिया सॉलिड, ये फिजिकल स्टेट्स है, तो खुद सोचो किसके अंदर रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कंपैरिजन में देखिए भाई, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी तो वो जो एक रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट से जल्दी रिएक्ट कर सकता है, राइट, है ना। जबकि सॉलिड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर वो ज्यादा होता है तो उसको तोड़ने में, उससे बाहर निकलने में टाइम लगेगा, यानी कि रिएक्टेंट थोड़ा देर में रिएक्ट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, किससे, लिक्विड एंड सॉलिड से। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल स्टेट अगर देखी जाए तो गैस के पार्टिकल्स सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, फिर करता है लिक्विड के पार्टिकल्स, एंड देन लास्ट में सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर मान लीजिए कि आपका सॉलिड ही है, 2 सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड ही है, तो उनमें से कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए मेरे पास कार्बन है और कार्बन का मेरे पास है एरोट्रॉप ग्रेफाइट। ठीक है, और मैंने इसको कंबस्ट माने मैंने इसका रिएक्शन कराया O2 से, और मैं कह सकती हूँ इन आवर लैंग्वेज कि मैंने कार्बन को जला दिया। ठीक है, जला दिया मैंने, O2 से रिएक्शन करा दी, और अगर मैं जलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, एज वेल मैंने लिया डायमंड, और मैंने डायमंड को भी सेम बर्न करवा दिया। ठीक है, O2 से। आपको पता है कि इससे रिएक्ट करता रहेगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे CO2 मिल जाएगा। अब देखिए ये दोनों ही सॉलिड है, और इसका मैंने मान लीजिए इसका रेट है R1 और इसका रेट है R2, तो मुझे कैसे पता चलेगा, या मुझे कैसे पता कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए कि जो
ग्रेफाइट हमारा होता है दैट इज काइनेटिकली अनस्टेबल। जो ग्रेफाइट है वो काइनेटिकली अनस्टेबल होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, काइनेटिकली अगर अनस्टेबल होगा तो सोचो इन दोनों में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ये जल्दी रिएक्ट करेगा ना भाई, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, डन। ये तो बात हुई हमारी नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन पर। दोबारा यूज लेते हैं, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। अच्छा बताइए, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में अगर बात करें, मैंने कंसंट्रेशन के साथ प्रेशर क्यों लिया? बिकॉज आई नो कि मेरे जो रिएक्शन है वो गैस फेज में भी हो सकती है। अगर गैस फेज में होगी तो मैं क्या लूंगी? उसका प्रेशर लूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिया? मैंने कंसंट्रेशन स्लैश प्रेशर ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैंने लिखा A प्लस बी गिव्स C और मेरा जो रेट है वो है रेट इक्वल टू K A टू दी पावर 1 B टू दी पावर 1। मान लीजिए ये रेट लॉ मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि रेट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टेंट जितना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, रेट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चा? जल्दी बताओ, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कंसंट्रेशन और प्रेशर is directly proportional to rate. The amount of the concentration of the reactant, the amount of the reactant, as the amount of the reactant increase, the rate of the reaction will increase. ठीक है, good. आगे बढ़ते हैं। Next part is your temperature. ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे, भाई कोलिजन फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही जब तुम पानी गर्म करते हो, ठीक है, और मान लीजिए तुमने गैस तेज कर दी, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं ना। क्यों सोचो इस बात को, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, वही सेम चीज अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या है कि मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन चल रही है सपोज, और आपने क्या किया? उस टेस्ट ट्यूब को ले जाकर अपने बर्नर पर लगा दिया। ठीक है, और उसमें रिएक्शन चल रही है। ठीक है, और आप उसको ऐसे धीरे धीरे स्टर कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे हीट जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा? जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू कर देंगे आपस में। आपने स्टर कर दिया तो वो और तेज कोलाइड करेंगे। तो सिंपली मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। यस, आई कैन से generally as temperature increases, the rate of reaction increases. ठीक है, बात समझ आ रही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, रेट वर्सेस टेम्परेचर का। देखिएगा, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए है बेटा। ये होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो धीरे धीरे रेट भी बढ़ता जाता है। देखिए, अगर मैंने ये लाइन खींची है इस तरह से कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेट मैक्सिमम पहुंचता है, यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंचता है, तो आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ये जो है रेट जो है ये कम होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यानी कि जो रेट पहले बढ़ रहा था टेम्परेचर के बढ़ने से,
अब वो रेट जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा जी, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने जनरली भी इसके आगे लगा दिया। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दिस हैपेंस, टेम्परेचर बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 3 फैक्टर्स हमने कवर कर लिए। सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कह रहा है कि गैस में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या कहती है, कंसंट्रेशन कहती है रिएक्टेंट को ज्यादा रखो, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, ओके। टेम्परेचर क्या कहता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर के अंदर हम एक आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन हमको बताती है कि रेट कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम है। ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट। ओके, 3 तो कंप्लीट हो गए, जो 2 बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से सॉरी कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, ओके। तो नेक्स्ट इज योर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा सोचो कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ये कैटलिस्ट काम क्या करता है बताओ, पता होगा इतना तो। कैटलिस्ट फोर्थ वन। ठीक है, कैटलिस्ट क्या काम करता है बताइए। देखिए मैंने मार्कर चेंज किया था। ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ है मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। यहाँ मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ये मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये मेरा प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को, ध्यान से समझिएगा। जब मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये मैंने ग्राफ आपको पहले भी कराए हुए हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो देखिएगा यहाँ पर ये मेरा एक, यहाँ पर मेरा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, पहले यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को और एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, वो यहाँ तक पहुंचेंगे और उसके बाद में दे विल गेट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, जो मेरा कैटलिस्ट जैसे ही डाला जाता है तो कैटलिस्ट क्या काम करता है कि ये जो एनर्जी है, जो रिएक्टेंट है उसको अभी इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होकर वापस से प्रोडक्ट बनने के लिए। यानी कि प्रोडक्ट मेरा तभी फॉर्म होगा, तभी फॉर्म हो सकता है जब मेरे रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं पहले उतनी एनर्जी गेन कर ले। ठीक है, तो अब कैटलिस्ट क्या काम करता है कि कैटलिस्ट इस एनर्जी को, मान लीजिए मैंने कैटलिस्ट डाला तो वो इस एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि अब कैटलिस्ट ने कहा कि तुम इतनी एनर्जी गेन कर लो, सिर्फ इतनी एनर्जी गेन कर लो और तुम यू कैन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या कहता है, कैटलिस्ट ने क्या काम कर दिया, कैटलिस्ट ने इस एनर्जी बैरियर को कम कर दिया। कैटलिस्ट decreased the energy barrier, एनर्जी बैरियर को कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए ये तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो ये था, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट था, पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द एनर्जी बैरियर। लेकिन एक होते हैं हमारे नेगेटिव, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है, तो एक होता है बेटा हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। और इन नेगेटिव कैटलिस्ट को हम पॉइजन भी बोलते हैं, और इनहिबिटर्स आप बोल दो पॉइजन। ठीक है, इनहिबिटर्स,
इनहिबिटर्स। वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, अभी आप इन दोनों को सेम ही मानिए, ठीक है। पॉइजन या इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट आप समझ लो, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, वो क्या काम करेगा कि वो एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा, वो एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बेटा बात, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, अभी इसको पूरा पढ़ेंगे बेटा, इसमें एक पार्ट आएगा कैटालिसिस टॉपिक आएगा पूरा, उसमें सब कुछ पढ़ना है हमें, उसकी चिंता मत करो तो, ठीक है। तो ये किसने किया बेटा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट ने किया, और ये किसने किया, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट ने किया। तो यानी कि अगर आपसे कल को कोई पूछे, कल को आपसे कोई पूछे कि जो कैटालिस्ट है, जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है, तो आप क्या कहेंगे, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो एनर्जी बैरियर को लो कर देता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, यहां पर जा पाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ, बात क्लियर हो रही है इतनी, ओके गुड गुड। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा, कि किसी भी सरफेस का एरिया, ठीक है, वो सरफेस एरिया होगा। अब मान लीजिए मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है, या फिर रिएक्टेंट है, उन सबका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना भाई, उन सबका कुछ ना कुछ एरिया होगा। कोई स्फीयर है, उसका भी एरिया होगा। तो समझिए बेटा, जो हमारा रिएक्टेंट, अच्छा एक चीज सरफेस एरिया से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ ताकि तुम्हें बेटर समझ में आए सरफेस एरिया। अच्छा एक बात बताओ कि एक होता है चारकोल, सुना होगा आपने, और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल, क्या डिफरेंस है दोनों में, तुम तो नहीं बता सकते, चलो तुमने अगर सोच लिया है तो अच्छी बात है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, एक होता है चारकोल, एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल तो हो गया आपका सिंपल आपका कार्बन, ठीक है। और आपने सुना होगा, आपने पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का पहले ऐड आता था एक, जिसमें ऐसे चारकोल डालते थे कि इसमें है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बोल देते हैं कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है। अब वो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है कि याद होगा ऐड भी तुमको, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल कुछ नहीं है, जो चारकोल होगा उसी को आप क्या कर दो, उसी को क्रश कर दो अच्छे से। जब आप एक्टिवेटेड चारकोल को क्रश कर दोगे, सपोज मान लीजिए कि अभी आपके पास ये इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। अभी अगर आप इसको क्रश कर दो, ठीक है, क्रश कर दोगे तो ये छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएगा, है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब इस पर रिएक्शन होती तो ये सिर्फ पहले यहाँ इसकी ऊपरी लेयर पर कंजम्पशन होता, भाई इसकी ऊपरी लेयर पर आकर कंजम्पशन होता दूसरे रिएक्टेंट का, फिर जाकर ये प्रोडक्ट में चेंज होता। लेकिन आप समझिए, एक जो पार्टिकल होगा जब आपने इसको क्रश कर दिया, ये तो हो गया ये, और ये हो गया ये, इसी का पार्ट है आफ्टर क्रश, ठीक है। आपने क्रश कर दिया इसको, ठीक है। क्रश करने के बाद में आपने क्या किया, देखो यहाँ जो एक सिंपल एक पार्टिकल है उसका देखो एरिया कितना बढ़ गया। अब जो अगला रिएक्टेंट पार्टिकल है वो यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ पर भी देखो कितने ज्यादा एरिया बढ़ गया इसका, ठीक है। जो अगला पार्टिकल है वो आकर हर जगह से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो तुम बताओ ना, सरफेस एरिया बढ़ गया ना इसका, पहले ये एरिया था तो सिर्फ ऊपरी लेयर से जाकर रिएक्टेंट पार्टिकल्स टकरा सकते थे, लेकिन अब जब हर एक पार्टिकल बहुत छोटा है तो जो आपका जो अगला रिएक्टेंट होगा वो आकर इससे जल्दी से जल्दी क्या होगा, इसको सराउंड करेगा और ज्यादा अमाउंट में सराउंड करेगा। जब ज्यादा अमाउंट में सराउंड करेगा तो ये जल्दी से किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। So that I can say surface area चाहे वो रिएक्टेंट का हो
चाहे वो कैटलिस्ट का हो। भाई कैटलिस्ट भी उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, है ना। किस रिएक्टेंट से, वो कहानी हम अभी डिस्कस करेंगे, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है। पूरा एक टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तब। अभी आप ये समझिए कि सरफेस एरिया जब रिएक्टेंट का बढ़ाया जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। ओके चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे, और ऑर्डर जो है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।